हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आज के क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आधुनिक भारतीय इतिहास से कृषि का वाणिज्यीकरण, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। कंपनी द्वारा कृषि के वाणिज्यीकरण का वर्णन करें। कृषि का वाणिज्यीकरण आधुनिक भारतीय इतिहास में अत्यंत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। यह एक प्रकार से बलात् व्यवसायीकरण था जो व्यापारिक उद्देश्यों हेतु नकदी फसलों के उत्पादन हेतु किया जाता था। दरअसल कृषि का वाणिज्यीकरण भारत में ब्रिटेन की औपनिवेशिक नीतियों का परिणाम थी। ब्रिटिश उपनिवेश कायम होने के बाद भारत ब्रिटिशों की आवश्यकता की पूर्ति करने का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था। इंग्लैंड में 1813 में संपन्न औद्योगिक क्रांति के पश्चात ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान और भूमिका बदल गई थी। अब वह एक मंडी और कच्चे माल के स्रोत के रूप में उपयोगी था। भारत की ज़रूरत अब कृषि उत्पादों के लिए थी जिनको कच्चे माल के रूप में इंग्लैंड ले जाया गया। इसके साथ ही लगान की नगद वसूली तथा मुद्रा विनिमय के आम हो जाने के कारण किसानों को पैसे की ज़रूरत बढ़ी। वह ऐसी फसल पैदा करने के लिए बाध्य हो गए जिनको आसानी से बाज़ारों में बेचा जा सकता था। इन फसलों को नगद फसल कहा जाता था। वित्त पूंजीवाद के दौर में जब विदेशी पूंजी का देश में निवेश हुआ तो इसका एक भाग कृषि के क्षेत्र में भी लगा। इस विदेशी पूंजी ने भी नगद फसलों को ही अपने निवेश के लिए चुना। चाय, कॉफ़ी, जूट, नील, अफीम इसी प्रकार की फसलें थीं। चाय, कॉफ़ी आदि के बागान पूर्ण रूप से विदेशी नियंत्रण में थे। किसी भारतीय ने इनके उत्पादन को अपने हाथों में नहीं लिया। पोस्त तथा नील फसल तो किस रूप में व किस सीमा तक की जाएगी इसे सरकार द्वारा ही तय किया जाता था। बिहार में तो किसानों को यूरोपियन जमींदारों के द्वारा नील पैदा करने के लिए मजबूर किया जाता था। कृषि के इस वाणिज्यीकरण ने भी किसान के शोषण एवं उत्पीड़न की प्रक्रिया को तीव्र किया। वाणिज्यीकरण का तात्पर्य था विश्व बाजार के लिए कृषि उत्पादन। इस स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय कीमतें एवं व्यापार के उतार चढ़ाव का सीधा असर किसानों पर पड़ने लगा। विश्व बाजार में भारतीय किसान को उन्नत कृषि वाले देशों के किसानों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। अपने कम पूंजी निवेश, उत्पादन के पिछड़े तरीके एवं भूमि की कम होती उर्वरता के चलते किसान दूसरे देश के किसानों की तुलना में न केवल कम पैदा करता अपितु अधिक लागत पर पैदा करता था। अतः विश्व बाजार में उसे हानि उठानी पड़ती थी। दूसरे भारतीय किसान AR देसाई के अनुसार वाणिज्यीकरण के कारण धीरे धीरे मध्यस्थ व्यापारियों पर निर्भर होता गया और अपनी बेहतर माली हालत के कारण व्यापारियों ने किसान की गरीबी का पूरा फायदा उठाया। पास में संचित धन न होने के कारण किसान को अपनी फसल तैयार होते ही कभी कभी तो खेत में खड़ी फसल ही व्यापारी को कम कीमत पर बेच देनी पड़ती थी। बाद में व्यापारी उस फसल पर मुनाफा कमाकर लाभ उठाता था।
इस तरह वाणिज्यीकरण का तात्पर्य था मेहनत किसान की, लाभ व्यापारियों का। इस प्रकार इतिहासकार इंदु अग्निहोत्री ने कहा है कि व्यवसायीकरण के प्रवेश के कारण एक पूरा तंत्र स्थापित हो गया था, जिसके केंद्र में जमींदार, ऋणदाता, व्यापारी था, जिसने ग्रामीण गरीबों के शोषण के लिए औपनिवेशिक राज्य के से हाथ मिला रखा था। इस प्रणाली के आधार पर अग्रिम राशि, ऋण, आपदा में फसल की बिक्री का चक्र छोटे किसानों को अधिक से अधिक लूटे जाने में मदद पहुंचाई। वाणिज्यीकरण ने कृषि के क्षेत्र में विशिष्टीकरण को बढ़ावा दिया। भारत में यातायात के साधनों का विकास वाणिज्यीकरण का एक मुख्य कारण थी। इस विकास के कारण यह संभव हो गया कि अब प्रत्येक क्षेत्र हर फसल को पैदा न करके उसी विशेष फसल को पैदा करे जो उस क्षेत्र के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो। उदाहरण के लिए आसाम में चाय, बंगाल में पटसन, महाराष्ट्र में कपास इसी प्रकार के विशिष्टीकरण के सूचक हैं। कृषि के व्यवसायीकरण का एक महत्वपूर्ण परिणाम निकला। इतिहासकार सव्यसाची भट्टाचार्य के अनुसार किसानों में अधिक लाभ की फसल अपनाने और कम लाभ की फसल छोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ी। उनके अनुसार विभिन्न फसलों के दामों के उठने और गिरने के साथ साथ आबाद जमीन के उपयोग का घनिष्ठ संबंध है, अर्थात किसी फसल की बाजार दर बढ़ने के बाद अधिकांश किसान उस ओर झुके हैं और इसके विपरीत स्थिति में उक्त फसल की खेती कम हुई है। इस प्रकार निष्कर्ष देखेंगे। तो इस प्रकार उपरोक्त अध्ययनों द्वारा हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कृषि के वाणिज्यीकरण ने भारतीय कृषि के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिया। ब्रिटिश शासनकाल में किसानों की ऋणग्रस्तता प्रत्येक दशक में बढ़ती गई। किसानों की ऋणग्रस्तता के लिए सूदखोर भी काफ़ी जिम्मेदार थे। 1929 से 37 के बीच किसानों पर अत्यधिक कर्ज बोझ बढ़ने के कारण विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी। इस दौरान कृषि उत्पादकों की कीमतें काफ़ी तेज़ी से घटी, जिस कारण किसानों की आय आधी से भी कम हो गई। फलस्वरूप कुल कर्ज बढ़कर 1800 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि सरकार ने कुछ क्षेत्रों में किसानों को कर्ज माफ़ी भी दी, परंतु यह पूर्णतया अपर्याप्त थे। इस प्रकार आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।